नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जिस समय आप ये वीडियो सुन रहे हैं उस समय 48 घंटे हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ को शपथ लिए हुए। लगभग 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। मतलब पेच फंसा हुआ है, कौन मंत्री क्या विभाग संभालेगा ये तय नहीं हो पा रहा। और जो दिल्ली ने तय किया उस पर मामला लखनऊ में आके फंस गया है। तरह तरह के कयास लग रहे हैं, तरह तरह की बातचीत हो रही है और एक बड़ा मुद्दा ये सामने आ रहा है पॉलिटिकल खेमे में, मीडिया में, पत्रकारों के आपसी बातचीत में कि ये पूरा मंत्रिमंडल अमित शाह का मंत्रिमंडल है। योगी जी को इस बार काम करने के लिए अपने मंत्री चुनने की आज़ादी नहीं दी गई है। कैसे नहीं दी गई है और क्या क्या बातें हो रही हैं मैं आपको बताता हूँ। और ये देखिए, ये सारी वो बातें हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम के लोग आज करते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, जो नेता करते हैं, जो पत्रकार करते हैं। शुरुआत करते हैं, बात करते हैं केशव मौर्य से। अब आप कितना भी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देख रहे होंगे वो इस बात को सुन के थोड़े गुस्से में आ जाते हैं, कमेंट करते हैं, कुछ लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, ट्रोल आदमी जुट जाती है। इन सब बातों का किसी पत्रकार पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। और बल्कि मैं तो चाहता हूं कि आप ट्रोल आदमी जो है, अगर आपके दिल की भड़ास मुझे गाली देके पूरी होती है तो जरूर लिखिए, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 4 PM पर कोई खबर आने से रुक जाएगी तो वो संभव नहीं है। खबर आएगी। और देखिए, हम कोई प्लांट नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं हम वही बता रहे हैं। तो पहली चर्चा थी केशव मौर्य को लेकर। केशव मौर्य को लेकर चर्चा ये थी कि ये किसी भी आप आदमी से पूछ लीजिए, सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी नहीं चाहते थे कि केशव मौर्य डिप्टी CM बने। ये बात किसी भी ब्यूरोक्रेट से पूछ लीजिए, वो कहेगा हाँ, योगी जी के और केशव जी के संबंध अच्छे नहीं हैं, तो वो नहीं चाहते थे डिप्टी CM बने। अब लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि केशव मौर्य को जानबूझ के हराने की कोशिशें की गई, सरकारी सेटअप से की गई। अब इन बातों का कोई आधार नहीं है, लेकिन चर्चा में ये बात शामिल है कि केशव मौर्य के बढ़ते हुए कद को रोकने की कोशिश की गई। अब केशव मौर्य दिल्ली के लिए इंपॉर्टेंट को ये भी आप समझ लीजिए। गजब के मेहनती, गजब के तकदीर वाले आदमी हैं केशव मौर्य। कोई बहुत स्थापित नेता, किसी बड़े खानदान का नेता, ऐसा बैकग्राउंड नहीं था केशव मौर्य का। अखबार बेचा, चाय की दुकान करी, मतलब जितने संघर्ष के रास्ते हो सकते हैं वो संघर्ष के रास्ते किए, वो संघर्ष के रास्ते पर चले। संघ से जुड़े, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े, उनके कार्यकर्ता रहे, आंदोलन किया, हिंदुत्व की धार दी, इस तरह के तमाम चीज़ों पे की, मुकदमे लग गए इन सब चीज़ों पे। लेकिन एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते चले गए और जैसे मैंने कहा, तकदीर के धनी हैं। सांसद बने, विधायक बने, डिप्टी CM बने। और जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने जीत भी हासिल करी। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर सीधा डिप्टी CM की छलांग। इस बार जब बहुमत आया तो जो बीजेपी के लोग थे वो बहुत बम थे कि हमने रिकॉर्ड वोटों से सरकार बना ली, अब तो कोई डिप्टी CM नहीं चाहिए हमको, अब तो सिर्फ योगी जी CM चाहिए, ऐसे योगी जी के समर्थक चाहते थे। लेकिन चुनाव का एक गणित और था नागपुर में संघ प्रमुख के पास, मोदी जी के पास और अमित शाह के पास। उनका जो कंप्यूटर था, उनका जो लैपटॉप था, उनकी जो फाइल थी, उसके आंकड़े कुछ और बता रहे थे। दिल्ली में चिंतन इस बात का चल रहा था कि 55-57 सीटें कैसे कम हो गई बीजेपी की, जब माहौल सारा अपने अनुकूल था। अखिलेश यादव पे आरोप था कि वो पूरे 4.5 साल निकले ही नहीं घर से। कोरोना लगा हुआ था, रैलियों पे रोक लग गई थी। केवल बीजेपी के पास ही इतनी ताकत थी कि वो डिजिटल प्रचार कर सकती थी, और डिजिटल प्रचार किया, भयंकर किया। अखबार और टीवी चैनल में बीजेपी के विज्ञापन भरे आ गए। सपा का विज्ञापन शायद ही आपने कहीं देखा हो। पूरी दिल्ली जुट गई, मोदी जी की रैलियां, शाह जी की रैलियां। तब उस लैपटॉप का एक खाना बता रहा था कि इतना सब होने पे भी हम 57 सीटें कम रह गए, हमारा वोट शेयर 2-3% बढ़ा और विपक्ष का वोट, समाजवादी पार्टी का वोट 11-12% बढ़ा। ये चिंता की बात थी। उसके बाद मीटिंगों का दौर शुरू हुआ। अब जब आप इतने बड़े समूह के साथ आप चुनाव जीत कर आते हैं तो शपथ ग्रहण करने में 48 घंटे, 72 घंटे, 2 दिन, 3 दिन इतने लगते हैं। लेकिन इतने दिन लग गए, 15 दिन लग गए। कारण कि योगी जी को समझाया जा रहा था सारी चीजें
प्रधानमंत्री जी का वो भाषण सुनिए जिस दिन 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए थे, उसमें कहीं योगी जी की बात जिक्र नहीं था। प्रधानमंत्री जी का जिक्र प्रधानमंत्री की नीतियों का था, भारत सरकार की नीतियों का था। मतलब ये था, ये समझाने का, ये संदेशा देने की कोशिश थी कि राशन की जीत है, नीतियों की जीत है। योगी जी क्या क्या चाहते थे ये मैं आपको बताता हूं। योगी जी की पहली इच्छा थी कि स्वतंत्र देव सिंह डिप्टी सीएम बनाया जाए। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे स्वतंत्र देव, तो स्वतंत्र देव और मुख्यमंत्री की जोड़ी बहुत हिट थी। मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी माने जाते हैं स्वतंत्र देव। पहली इच्छा थी मुख्यमंत्री जी की स्वतंत्र देव डिप्टी सीएम बने। दूसरी इच्छा थी कि सुरेश राणा भले हार गए हों लेकिन उनके करीबी थे, तो उनको एमएलसी बाद में बना देंगे, उनको मंत्री बनाया जाए। तीसरी इच्छा थी कि महेंद्र प्रताप सिंह मंत्री बने। और चौथी इच्छा थी कि कोई डिप्टी सीएम ना बने। मगर दिल्ली दरबार और अमित शाह ने इन सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। साफ साफ कह दिया कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम स्वीकार करना होगा। ये दोनों नाम ऐसे थे जिससे योगी आदित्यनाथ सहज नहीं थे। मंथन चलता रहा, मीटिंग चलती रही, समझाते रहे। दिल्ली दरबार समझाता रहा कि सवाल 2024 का है, हमें व्यू रचना 2024 की करनी है। आज समाजवादी पार्टी 12% 13% बढ़ी है, कल को कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी का अलायंस हो गया और ये बढ़त शामिल रही और हमने उत्तर प्रदेश में 15 से 20 सीटें लूज कर दी, तो हमारे लिए दिल्ली दरबार में परेशानी होगी। हम 2 साल अब उत्तर प्रदेश को ऐसा नहीं छोड़ सकते और अगर आपको मुख्यमंत्री रहना है तो ये सब बातें माननी पड़ेंगी। यही कारण है कि जो पूरा मंत्रिमंडल है उसमें अगर स्वतंत्र देव को छोड़ दीजिए तो एक भी कैबिनेट मिनिस्टर ऐसा नहीं है जो योगी आदित्यनाथ जी के बहुत करीबी माना जाता हो। लेकिन दिल्ली भी जानता है कि योगी आदित्यनाथ की अपनी वैल्यू है, उनके हिंदुत्व के चेहरे की वैल्यू है, उनकी हिंदुत्व की ब्रांड छवि की वैल्यू है। ये दिल्ली भी जानता है कि योगी आदित्यनाथ को इस सीमा से ज्यादा छेड़ना खतरनाक हो जाता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सहन नहीं करते हैं। वो बगावत पे चलेगा तो बीजेपी को ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए संघ को बीच में डाला गया। मोहन भागवत से योगी आदित्यनाथ की मीटिंग कराई गई। गोरखपुर में 1.5-2 घंटे मीटिंग चली। बताया जाता है कि संघ प्रमुख ने भी समझाया योगी आदित्यनाथ को कि आपको भी बहुत लंबी पारी खेलनी है, अभी आपकी उम्र छोटी है, आपको बहुत लंबी पारी करनी है, देश का नेतृत्व करना है, लेकिन अभी आपको थोड़ा संयम से, थोड़े समझौते से चलना पड़ेगा। जितने मंत्री बनने थे इसकी सूची दिल्ली से आ गई और ये कहा कि ये सूची फाइनल करनी है। और साथ ही साथ दिल्ली से सूची आ गई कि ये विभाग इस मंत्री को देने हैं। महेंद्र प्रताप सिंह के लिए साफ साफ कह दिया गया कि जो भ्रष्टाचार की छवि महेंद्र सिंह प्रताप सिंह की बन गई है, उसके कारण हम किसी कीमत पे उनको मंत्री नहीं बना सकते। सिंचाई विभाग और स्वच्छ जल पेयजल योजना, जो भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई, जो आम आदमी पार्टी, जो संजय सिंह ने जो मुद्दा उठाया, उसने बीजेपी की सरकार पे डेंट तो मार दिया। जिस ईमानदारी की बात कहते थे उस ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह तो लगा दिया। यही कारण है कि आज संजय सिंह ने ट्वीट भी कर दिया। संजय सिंह ने कहा कि धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, हमने जिन जिन मंत्रियों के भ्रष्टाचार की बात की, कम से कम आपने उनको कैबिनेट में नहीं रखा। मतलब संजय सिंह का कहने का मतलब था कि हमने जिन जिन मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आपने स्वीकार कर लिया वो भ्रष्ट है, इसलिए वो मंत्रिमंडल में नहीं आए। सोशल मीडिया पे भी इस तरह की तमाम बातें हो रही हैं। दयानंद पांडे जी हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, काफी बड़ा अवार्ड भी मिला था उनको। उन्होंने तो फेसबुक पे लंबी चौड़ी पोस्ट डाल दी है, उसमें लिखा कि वो योगी जी का बुलडोजर उन्हीं के ऊपर चढ़ गया। भड़ास वेबसाइट है यशवंत जी की, देश की सबसे बड़ी हिंदी मीडिया की वेबसाइट है, उन्होंने इस खबर को लगा दिया, तो पूरे देश में ये चर्चा का विषय बन गया कि बाबा का बुलडोजर बाबा के ऊपर चढ़ा दिया दिल्ली दरबार ने। मतलब सरकार बनी, बहुमत से बनी, प्रचंड बहुमत से बनी, लेकिन योगी जी की चलने नहीं दी गई दिल्ली ने। ये बातें अब पूरे सर्कल में चर्चा का विषय है। तो अब चर्चा का विषय ये है कि विभाग कब बटेंगे और खास तौर से जल शक्ति मंत्रालय क्या स्वतंत्र देव को मिलेगा। और स्वतंत्र देव सिंह जी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, अब एक तरह से ब्रजेश पाठक उनके बॉस हो गए हैं, डिप्टी सीएम हो गए हैं। वरना बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष सीधा डिप्टी सीएम का दावेदार होता था।
ये सामंजस्य कैसे बैठेगा? ब्रजेश पाठक अमित शाह के सबसे करीबी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूपी का ब्राह्मणों का सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो ऐसे नेता थे कि जिन्होंने पूरे 5 साल अपना मंत्री पद की चिंता किए बिना कई ऐसे मौके पे आए जब उन्होंने सरकार की मुखालफत करी, लेकिन अब सरकार को उसका फायदा मिला। जब किसी ब्राह्मण की हत्या हुई, ब्राह्मण पे अत्याचार हुआ, तो वो ब्रजेश पाठक ऐसे शख्स थे जो दिखते थे कि वो सरकार के खिलाफ, ये लोग कहते थे, पहुंच जाते थे, खड़े हो जाते थे, लेकिन ब्राह्मणों में उससे एक बड़ा संदेश चला जाता था। अब दिखाई दे रहा है फायदा। तो ब्रजेश पाठक वही करेंगे जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाहेंगे। दूसरा बड़ा सवाल ब्यूरोक्रेसी का है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यतः 3 IAS अफसरों के साथ अपनी सरकार चलाई, जिनको कहते हैं बहुत करीबी होना, SP गोयल, अवनीश अवस्थी, नवनीत सहगल। अब देखना यह है कि इन 3 में से क्या ये तीनों फिर मुख्यमंत्री के आसपास उतनी ताकत से रहेंगे, उतनी ताकत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के लंबे समय तक चीफ सेक्रेटरी रहे RK तिवारी जी साइड हो गए हैं, और जो चीफ सेक्रेटरी बने हैं वो भी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के सबसे करीबी हैं, और बहुत ताकतवर हैं, ईमानदार हैं और दमदार हैं। ये वो चीफ सेक्रेटरी नहीं है जिनको डांटा जा सके। उनकी रिपोर्ट भी सीधी प्रधानमंत्री को होगा। और योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक बड़ी परेशानी अरविंद शर्मा भी है, क्योंकि अरविंद शर्मा को जो ताकत देने की बात दिल्ली कर रही है वो बहुत बहुत ज्यादा है। एक तरह से दिल्ली चाहती है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी की कमान अरविंद शर्मा संभाले, क्योंकि अरविंद शर्मा को ब्यूरोक्रेसी संभालना आता है। वो देश के सबसे अच्छे ब्यूरोक्रेट में से रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ भी अब ये परिस्थितियां समझ गए हैं। अब वो उतने गुस्सैल नहीं रहे हैं, उतने रिएक्ट करने वाले नहीं रहे, और उनको समझ में आ गया है कि उनके आसपास के जितने लोग थे, उनके आसपास के उनके सलाहकार थे, उनके आसपास के उनके ब्यूरोक्रेट थे, वो भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को सही सलाह नहीं दे रहे थे। ये बात अब योगी आदित्यनाथ भी समझने लगे हैं। इसलिए मैं देख रहा हूं कि पिछले 2-3 महीने और चुनाव के बाद से योगी आदित्यनाथ की पर्सनालिटी में चेंज आया है। वो भी अब सामंजस्य की बात कर रहे हैं। ये बीजेपी के लिए और खुद योगी आदित्यनाथ के लिए अच्छा है। अगर इसी रास्ते पे योगी आदित्यनाथ को ये समझ में आ गया कि उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम का हिस्सा ही बनना है, उनका कंपटीटर नहीं बनना, तो उत्तर प्रदेश के लिए 2024 चुनना बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा। और अगर अभी से नारे लगने लगे कि 2024 में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री, तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ के लिए सरकार चलाना थोड़ी परेशानी भरी होगी। क्या क्या होगा यह मैं आपको बताता रहूंगा। बस आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही वो चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच बताएगा। थैंक यू।